राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक भाषण के दौरान प्राचीन भारत के कालखंड और मानव उत्पत्ति से लेकर जीव जंतु को क्या कहा और आज के SC ST OBC को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि आप में मानवता जिंदा है। देश की सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ समान अधिकार मिले, ये चाहते हैं तो महाबोधि महाविहार को विदेशी ब्राह्मण से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इस भाषण में मानव जाति की उत्पत्ति, पशु पक्षी और मानव में भेद, जंगली अवस्था से सभ्य मानव तक मनुष्य के विकास की ओर संकेत किया है। डार्विन का हवाला देकर वह ब्राह्मण पुरोहितों और अन्य धर्म पुस्तकों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में फैलाए भ्रमों को दूर करते हैं। फुले के अनुसार आज जिन्हें शूद्र, अति शूद्र के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ के मूल निवासी है। जंगली और क्रूर ईरानी आर्य ब्राह्मणों के विपरीत ये अधिक सभ्य, सुविचारी और विकसित लोग थे और अपने देश यानी बलिस्तान में जगह जगह अपने गांव बनाकर स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। लेकिन जंगली और क्रूर ईरानी आर्यों ने इनमें फूट छल पूर्वक गुलाम बना लिया। नंबर 1 पर है मानव जाति की उत्पत्ति पर ज्योतिबा फुले ने क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस असीम और अतर्क्य संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक तरह के तत्वों के संयोग से अनगिनत सूर्यमंडल और उसके ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति होना, स्थिर होना और समय के साथ नष्ट भी होते रहना स्वाभाविक बात है। इस तरह प्रकृति के नियम अनुसार उत्पन्न और नष्ट होने का क्रम हमेशा चलता रहता है। कोई लोग इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। इसी सृष्टि के क्रम से ब्रह्मांड के कई सौरमंडलों के ग्रहों में थलचर, जलचर और नवचर आदि जीव जंतु हो सकते हैं। अपने भूमंडल पर सभी प्राणियों में मानव प्राणी श्रेष्ठ है। गुरेले धूप, छांव और पानी में कब और कैसे पैदा होते हैं, इस पर एक शोध किया गया है। इस शोध से पता चला है कि गोबर में द्रव्यों की रासायनिक क्रिया होने से काल और परिस्थिति में भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न काल में एक ही गोबर के 3 भागों से एक ही तरह के जीव पैदा हुए। जिस प्रकार इनका जन्म हुआ, इसी प्रकार समस्त जीव जंतुओं का जन्म हुआ है। इसी जीव सृष्टि क्रम में दलदल, टेरिडोफाइटा, पेड़, मछली, मगर, बाघ, शेर, चील, चिड़िया, तोता, बंदर और मानव आदि प्रजातियां पैदा हुई। इनमें एक दूसरे के निकट के संबंध दिखाई देते हैं और ये प्रकृति के नियम के अनुसार बदलते रहते हैं। बंदर पशु जाति का कायापलट होकर एक नई प्रजाति यानी मानव प्रजाति का जन्म हुआ। ये घटना कोई जादू या चुटकी में घटित नहीं हुई थी। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। यह मत डार्विन के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। यदि इसे सत्य माना जाए तो विभिन्न धर्मों में मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी मतों का खंडन होता है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग जनेंद्रियों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 जीवों का जन्म हुआ है। फारसियों के धर्मग्रंथ के अनुसार अहुरमज़्द नामक देवता ने मनुष्य को उत्पन्न किया। बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार जंगलों में जीवाणुओं से जीव उत्पन्न हुए। ईसाई मत के अनुसार प्रभु ने आदम का निर्माण किया और अपनी फसली से उसके लिए एक हवा उत्पन्न की। आदम और हवा के जोड़ से सभी मनुष्य का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तरह तरह के मतों की कमी बेसी और धर्म के झगड़े में न पड़कर ये मानकर चलते हैं कि किसी एक तरीके से ही मानव प्राणी की उत्पत्ति हुई होगी। नंबर 2,
पशु पक्षी और मानव के बारे में ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? जिस तरह की परिस्थितियों में प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक और अन्य कला कौशल जनित वस्तुएं प्राप्त होती है। ये पशु पक्षियों में भी होता है। वो बाल, ऊन और रेशम से चमत्कारिक ढंग से बुनाई करके अपने घर यानी घोंसले तैयार करते हैं। ये चमत्कार देखते हुए मन नहीं अघाता। जीवन निर्वाह के लिए जीवन जीने की जरूरत होती है। उन सब चीजों का ज्ञान पशु पक्षियों में पैदा हो जाता है। वो अपनी प्रजाति और अपने पूर्वजों की तरह खुशी प्राप्त करते हैं। मानव प्राणी जब उत्पन्न हुआ तो उसका व्यवहार पशुओं की तरह था, लेकिन आज उसका यह व्यवहार नहीं रहा। हजारों साल पहले अबाबिला नामक पक्षी जिस तरह अपना घोंसला बनाता था, आज के अबाबिला पक्षी भी उसी तरह बनाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व के घोंसले और आज के घोंसले में रत्ती का अंतर नहीं है। पशु पक्षी विचार शून्य होते हैं, इसलिए वो अपना प्रगति नहीं कर पाते। मानव प्रजाति ऐसी नहीं है। मानव जब पैदा हुआ था तो किसी चिड़िया या कच्चे के बच्चे की तरह केवल एक मांस का लोथड़ा था। इस तरह के अनेक लोथड़े कितने ही पशु पक्षियों का भोजन बने होंगे। उनमें से कितने बच्चे होंगे वो कहीं दुबक कर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे होंगे। वो आगे चलकर पत्थर और लाठियों के साथ हिंसक जानवर से लड़ते हुए अपना बचाव कर रहे होंगे। वो मोटे मोटे पेड़ों के खोल में या पहाड़ की गुफाओं में सोते होंगे। जंगली फल या जानवर मारकर उनका मांस खाकर घुटने के बल बैठकर हाथ टेक कर कुत्ते की तरह चाट चाट कर पानी पीते होंगे। पैदा होने के बाद पशु पक्षियों को न तो अपने जन्मदाता का पता होता है और ना ही उनको उम्र रिश्ते नाते पता होता है। प्रारंभिक पशुवृत्ति अवस्था में मानव ऐसा ही था। माता पुत्र पिता पुत्री के बीच यौन संबंध बनता था। यूरोप के बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है कि प्रारंभिक मानव पशु पक्षियों की तरह नंगा पुंगा घूमते थे। यह उनके लिए कोई लाज शर्म की बात नहीं थी। पशु पक्षियों और मानव में खाने पीने, सोने, जीवन रक्षा और संभोग करने जैसे स्वाभाविक लक्षण सबके समान थे। इसका अर्थ है कि खाना पीना, सोना, भय और मैथुन मनुष्य और पशुओं में एक समान है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य विशिष्ट है, अन्यथा वो पशु समान ही है। पशु पक्षियों में भी पैदाइशी बुद्धि होती है जो अपने मनोभाव प्रकट करने का साधन है। कीड़े मकोड़ों की भाषा है त्वचा स्पर्श। केवल भाव भंगिमाएं ही उसकी सहज भाषा होती है। जानवरों और पक्षियों की अलग अलग भाषा होती है। बार्कर ने इस तरह की शोध की है। मनुष्य की प्रारंभिक भाषा पशु पक्षियों की तरह ही वह विशिष्ट ध्वनि और नियमित स्वर और शब्दों को प्रयोग से मनोभाव प्रकट करते होंगे, परंतु मानव प्राणी की नए नए शोध करने वाली बुद्धि और जानवरों की विचार शून्य बुद्धि और समस्त सृष्टि की रचना, इन तीनों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो निर्मक ईश्वर की योजना दिखती है कि अन्य समस्त प्राणी मानव के अधीन रहे और उसके सुख के साधन बने तथा सृष्टि के तमाम पदार्थ भी उसके सुख के कारण बने। सृष्टि में मौजूद समस्त पदार्थ द्रव्य रूप अथवा कारण रूप उत्पन्न है, कार्य रूप में नहीं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के लिए उपयोगी पीसने वाली चक्की, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पत्थर व मिट्टी कारण द्रव्य है, लेकिन चक्की, बर्तन आदि स्वतः उत्पन्न नहीं हुए। सृष्टि के द्रव्यों और पदार्थों से आवश्यक वस्तुओं बनाते मनुष्य ने पदार्थ के गुण, धर्म, स्थिति, गति, महत्व को समझने के लिए अभी तक हजारों बुद्धिमान एवं मेहनती लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई है। इन लोगों के अनुभव सिद्ध ज्ञान और प्रयोग सिद्ध सिद्धांतों से भौतिक शास्त्र तैयार हुआ। पशु ये नहीं कर सकते। पशुओं और मानव में
यही अंतर है। 3 नंबर पर महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, जंगली अवस्था से मानव सभ्यता तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार गुजरना पड़ा था। जंगली अवस्था में मनुष्य अस्त्र शस्त्र और वस्त्र बनाने की जानकारी न होने के कारण अपनी दाढ़ी, सिर की जटाएं और हाथ पांव के लंबे लंबे नाखून बढ़ाए यहाँ वहाँ नंगा पंगा घूमते थे। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाने की जानकारी न होने के कारण जानवरों की तरह घुटने टेक कर पानी के किनारे से मुंह लगाकर या उंगली भरकर अपनी प्यास बुझाते थे। उन्हें तावा और चक्की बनाने की जानकारी न होने के कारण रोटी या चपाती नहीं मिलती थी। उन्हें मरे हुए जानवरों की खाल उतारने की जानकारी नहीं थी, इसलिए जूतियों के बिना नंगे पांव फिरते थे। जंगली अवस्था में अपने जीवन निर्वाह और सुख के लिए अन्य निर्बल मानवों को मारकर अपनी भूख मिटाते थे। उसमें दया या माया की जानकारी न होने के कारण स्त्री का पीछा करते थे, उसे पकड़ते थे, बलात्कार करते थे और मैथुन सुख प्राप्त करते थे। जिस तरह शेर बकरे का काल होता है, उसी तरह एक बलिष्ठ मानव निर्भर मानव का काल होता था। संपूर्ण मानव जाति एक ही वंश की थी। उसे गोत्र का मतलब ही नहीं पता था, कबीला शब्द भी अस्तित्व में नहीं आया था। जिसके पेट में जन्म लिया उसके साथ यौन संबंध रखते थे और इससे जो संतान पैदा होती थी उसके साथ भी यौन संबंध बनाते थे। अति प्राचीन काल में मानव के बीच माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी जैसे रिश्ते नहीं होते थे। पशु पक्षियों को अभी तक भी इन रिश्ते जानकारी नहीं है। लोगों की प्रगति के लिए आज दयालु और परोपकारी अंग्रेज विद्वान कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार उनके प्रोत्साहन दे रही है। नंबर 4, मनुष्य की प्रगति पर महात्मा ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? मानव की बुद्धि पशुओं की तरह विचार शून्य और क्रमिक रूप से चलने वाली नहीं थी, बल्कि तीक्ष्ण और गतिमान होने के कारण कुछ भी करने से पहले उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर विचार करता था और इसी विशेष गुणों के कारण सुधार की जरूरत महसूस होने लगी और वह विकसित होने लगा। एक प्रजाति के पशु एक झुंड में रहते हैं और एक प्रजाति के पक्षी एक झुंड में घूमते हैं। ये देखकर मानव भी टोली बनाकर रहने लगा। सृष्टि के पदार्थ पशु पक्षी, जल प्राणी, मगर मछली आदि ही मानव के असली गुरु हैं। उसने प्रत्यक्ष के नाम रखे। आगे चलकर मानव टोली की भाषा उत्पन्न हुई, दूसरी टोली की दूसरी भाषा बनी। इस प्रकार मानव ने पहले जो पैदा किया वही उसकी असल भाषा बनी। अपने मुंह से ध्वनि निकालना एक स्वाभाविक क्रिया थी, लेकिन ध्वनि से अलग अलग आवाज उच्चारण कर शब्द बनाना मानव की रचना है। हिरणों के झुंड में 5 से 25 मादा हिरण और 2 से 4 हिरण होते हैं। उसी प्रकार मानव प्रजाति में 5 से 25 नारी और 2 से 4 नर होते थे और एक साथ टोली में रहकर सामूहिक शिकार करते थे। वो उसका एक समान बंटवारा करते थे। रात के समय एक साथ रहने के लिए वह जंगल में या पहाड़ में झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। यह टोली अगर गलती से किसी दूसरे जंगल में शिकार के लिए गई और वहां अपने जैसी किसी मानव टोली को देखा तो उस पर हमला कर देती थी। इस लड़ाई में जो टोली विजय होती थी वो हारे हुए टोली की नर नारियों को पकड़ लाते थे। देखने में मजबूत 2-4 नर मानवों को रखते थे और बाकी नर नारियों को मारकर खा जाते थे। लड़ाई में निपुण और संगठित रहने के कारण बाघ, सिंह जैसे क्रूर और ताकतवर जानवरों के भी मानव जाति ने चटनी बना दी। मनुष्य बहुत ही उत्तम ढंग से शिकार करने लगा। शिकार के दौरान एक टोली की दूसरी टोली के साथ लड़ाई होती थी और हारने वाले टोली से नर नारियों को पकड़कर जीतने वाली टोली में लाया जाता था। इसके बाद टोली की महिलाओं में खूबसूरत और जवान नरों को देखकर झगड़े होते, इसलिए टोली में रहने के लिए टोली की मुखिया को कुछ बंदोबस्त बनाकर कुछ नियम लागू करने पड़े। इससे शुरुआती जंगली अवस्था में
मनुष्य ने एक दूसरे के साथ बोलने के लिए, भाषा और खाने पीने के लिए शिकार करना, सोने के लिए नजदीक नजदीक मजबूत झोपड़ियां, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी टोली की एकजुटता और स्त्री पुरुषों के बीच इच्छा अनुसार मैथुन करने का नियम बनाए गए। मानव प्रजाति ने खुद जीने और सुख प्राप्त करने के लिए जंगली अवस्था में इन नियमों जैसी बातें खोजी है। जब उन्होंने जंगल में आग लगी देखी तो उन्होंने आग जलाना सीखकर उस पर शिकार किया हुआ मांस भूनकर खाना शुरू किया। आग की खोज से प्राचीन जंगली मनुष्य तेजी से विकसित होने लगा। वो पत्थर के नुकीले हथियार बनाकर शिकार करने और दुश्मन का मुकाबला करने लगा। जल्द ही बर्तन बनाकर उसमें खाना पकाकर खाने लगा। इस प्रकार का जीवन जीते हुए अचानक अन्न की खोज हुई और खेती करना शुरू किया। खेती करना आसान हो इसलिए मानव टोली खेती के पास बसने लगी। जहाँ रहने लगे उस जगह को वो सफेद कहते थे और जहाँ वो खेती करते थे उस जगह का नाम काला दिया। इस जगह पर गांव में रहने वाले सभी लोगों का समान अधिकार होता था। कुछ आर्यभट्ट लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में कुछ तोते की चोंच की तरह के नाग वाले गौरवर्णी आर्य आए और गांव में रहने लगे और गांव के लोगों पर हमला किया। गांव में रहने के कारण आर्यों को गोरा समझते हैं। उन्होंने गांव वाले को जीत लिया और उन्हें दास बनाकर उसने खेती करवाने लगे। ये दास काले होते थे इसलिए इनको काला कहने का प्रथा शुरू हुई। लेकिन असल में ये गांव जंगल में सफेद मिट्टी पर ही बसाए गए थे और खेती काली मिट्टी और थोड़ा तांबई रंग की मिट्टी पर शुरू की गई थी, इसलिए इनका नाम गोरा और काला पड़ गया था। नंबर 5, बलि राजा का बलिस्तान के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? हिंदुस्तान देश इंडियन मानव वंश का उत्पत्ति स्थल है। अति प्राचीन काल में यहाँ अखंड मानव समाज के अनेक झुंड रहते थे। आज उन्हें शूद्र अतिशूद्र के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ के मूल निवासी है। जंगली और क्रूर ईरानी आर्य ब्राह्मणवादी विप्र के विपरीत ये अधिक सभ्य सुविचारी और विकसित लोग थे। ये अपने देश यानी बलिस्तान में जगह जगह अपने गांव बनाकर स्वतंत्रता से सुखपूर्वक रहते थे। उनकी स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति और शत्रु से बचाव करने की तत्परता, इन दो कारणों से उनकी अनेक टोलियां अस्तित्व में आई। इन्हीं के अवशेषों को वर्तमान में कोल, मल्हरा, महार, नाग, संथाल, गोंड आदि जातियों के नाम से जाना जाता है। गांव के कारण इस इंडियन वंश में महार, सुनार, बढ़ई आदि भिन्न भिन्न पेशे बने। कोली यह इंडियन महावंश की एक शाखा है। इस शाखा के लोग छोटा नागपुर, विद्या पर्वत, कोल्हापुर के हिस्से में बसे हुए हैं। इन लोगों की स्वतंत्र भाषा है। ये लोग जिस जगह पर बसे हुए हैं उसे मांकी ओ जहाँ खेती करते हैं उसे मंडी कहा जाता है। मांकी का अर्थ सफेद और मंडी का अर्थ काला है। ये लोग गांव में रहते थे और खेती करने के लिए जंगल में जाते थे। ये सभी इंडियन लोग अपने क्षेत्रीय पद होने पर गर्व करते हैं। वर्तमान में इन इंडियन लोगों को शूद्र अतिशूद्र समझा जाता है। इनके पूर्वजों का इतिहास, इनकी मूल दंत कथाओं, मूल रीति रिवाजों की गहनता पूर्वक खोज करने से सामने आएगा। गांव में सभी खेतिया लोग एक दूसरे के भाई बंधु थे। इनमें कई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। उनके प्रत्येक गांव को समानता, स्वतंत्रता और समाधानता के त्रिसिद्धांत से खुशी और आनंद मिलता था। हर गांव में महार, कुणबी, माली, रट्ठू, धनगर, क्षत्रिय, किसान सभी बलि भक्त मिलकर अपने गांव की बरकत के लिए बलि के गांव का हर मनुष्य दीर्घायु हो, खुश रहे, इसके लिए समस्त जन मिलकर बलि यज्ञ करते थे। ये पांचों खेतिया सफेद में रहते और काले में अनाज पैदा करते थे। गांव में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी आदि 5 बलवंत का अपभ्रंश बलूत है। इन
बलूतों का बहुत अधिक महत्व होता था। पहले प्रत्येक गांव में सभी निवासी रैयत का एक ही समूह होता था। वो खुद को क्षत्रिय कहते थे। आगे चलकर उनमें जैसे जैसे विकास होने लगा वैसे वैसे गांव में कुणबसी सभा, बहती सभा और रैयत सभा जैसी 3 सभाएं स्थापित हो गई। इन 3 सभाओं के अनुसार पूरी गांव की व्यवस्था चलती थी। इसी को ग्राम पंचायत कहते थे। ये पंचायत रैयत का राज थी। इस कारण सारे बलूत अपने ग्राम राज को बलिराज कहते थे। इस प्रकार बलिराज हिंदुस्तान के हर गांव में होने के कारण इस देश का नाम बलिस्तान पड़ा। इस विशाल बलिस्तान में प्राचीन काल में राज करने वाले यानी वर्तमान काल के कुणबी, मराठी, माली आदि शूद्र और महार, मांग, चमार आदि अतिशूद्र लोगों के पूर्वज होते थे। इन पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। ये शर्म की बात नहीं है। हमें भविष्य में अपनी प्रगति के लिए इस इतिहास की जरूरत है। अगर हमें अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ और वर्तमान की अपने कमजोरी की सटीक पहचान नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर अपने भविष्य को बदल नहीं पाएंगे। इस भाषण के जरिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने मनुवादियों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इसलिए आज भी मनुवादी ब्राह्मण ने ज्योतिबा फुले को पसंद नहीं करते या उनके किया गया काम को सराहना नहीं करते या स्वीकार नहीं करते। आज उनके फिल्म रिलीज होने को है लेकिन ब्राह्मण लोग इनको विरोध कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।